प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत हेमंत नाम के एक व्यक्ति की कुंडली लेकर के आया हूं। इस कुंडली को आप अपने आप से जोड़ करके देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं। इस कुंडली की जो कुछ सवाल की स्थिति है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। हनुमान जी एवं हरि का नाम लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी नाम लेता हूँ आंखों में आंसू की धारा निकल जाती है, मन को सुकून और शांति मिलती है। और मेरी कुंडली के हिसाब से इसको और मजबूत और कैसे प्रगाढ़ बनाया जाए, इस पर जरूर विचार करिएगा। इसका कारण यहाँ गुरु बैठे हैं और स्वाति नक्षत्र में 15 डिग्री पे बैठे हैं। और आपकी कुंडली में तो भगवान नारायण की उपासना करने का योग लगा हुआ है। लग्न में शनि बैठे हैं। लग्न में शनि को किस लिए जाना जाता है? वो भगवान नारायण की उपासना में इतने लीन थे कि अपने पत्नी के पास जब रजस्वला स्त्री हो जाती है, तो रजस्वला स्त्री जब 7वें दिन उसका जो है वो रजो धर्म से जब उनकी निवृत्ति हो जाती है, तो पति का ये परम कर्तव्य हो जाता है कि वो उसके पास जाए और उसके पास जाकर के उससे संसर्ग स्थापित करे। ये उसका कर्तव्य है और ये पत्नी का अधिकार होता है। और दरअसल शनिदेव इतने ज्यादा भगवान नारायण की उपासना में, भगवान कृष्ण की भक्ति में इतने लीन थे कि उनको याद ही नहीं रहा कि उनकी पत्नी रजस्वला या रजोधर्म से निवृत्त हो चुकी हैं और वो श्रृंगार करके उनका इंतजार कर रही हैं। अब जब इंतजार की घड़ी समाप्त हो जाती है और कई वर्ष बीत जाते हैं, उसके बाद उनकी समाधि टूटती है या ध्यान टूटता है। फिर वो पत्नी के पास जाते हैं। पत्नी उनको शापित कर देती है कि तुम जिसे देखोगे वो वक्री हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, कष्ट में चला जाएगा। इस वजह से ही शनि जो है वो इस संताप से अपने आप को कभी भी मुक्त नहीं कर पाते और इसके कारण वो हमेशा ही नीच दृष्टि डालते हैं, नीचे की तरफ, अधोगति की तरफ देखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनकी दृष्टि किसी को भी प्रभावित और परेशान ना करे। वस्तुतः वो बड़े ही भगवत भक्त कहे जाते हैं। इस वजह से ही उन्होंने भगवान कृष्ण की तरह खुद को नीले रंग से लेपित कर रखा है या खुद को नीला मान बैठा है या नीला कर रखा है। शनि का रंग नीला होता है। यहाँ पे आपकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र के बैठे हैं मंगल के नक्षत्र में, और कुंभ राशि के अधिपति वही लग्न में ही बैठे हैं। 3 डिग्री के बैठे हैं। उत्तरोत्तर प्रत्येक पल वो बलवान स्थिति को प्राप्त करेंगे। अब गुरु की दृष्टि उस पर पड़ जाएगी, यानी कि व्यक्ति भगवत भक्ति में आगे रहेगा। ये पहला सवाल। और वस्तुतः इनके दूसरे सवाल को आप जब समझते हैं, अब आगे आइए। अब अगला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा समझने वाला है। उदासीन रहता हूं, सुख और दुख में समान रहता हूं, जीवन रसमय नहीं लगता, सांसारिक गतिविधियों से दूर भागता हूं, बिल्कुल पसंद नहीं करता लोगों को। अब ये क्यों होता है, उसके पीछे का कारण अगर बता दूं, मैं आपको वस्तुतः विश्लेषण करूंगा पर थोड़े से आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। आप जब गौर से देखेंगे तो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये सब एक साथ बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी है, एक थोड़ी बहुत कमजोरी होगी। द्वितीय भाव के अधिपति धन भाव में बैठे हैं। धन से संबंधित समस्या तो नहीं होने देंगे, पर हाँ एक बात जरूर बनेगी कि व्यक्ति हमेशा एक तरीके की सोच लेकर के आगे बढ़ता है। वो कई बार मल्टीपल स्पेक्ट ऑफ थॉट क्रिएट नहीं कर पाता है। बहुत सारे विचार उसके दिमाग में नहीं बनते, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस बात पे जितनी पकड़ रखनी चाहिए या जिस बात पे जितनी मंथन करनी चाहिए उतना नहीं करता और बेवजह की चीजों पे अपनी ऊर्जा का नुकसान करता रहता है। ये एक बात हो सकती है और ये होगी भी 100%। हमें जितना जिसको टाइम देना है हम कई बार उसको नहीं देते, इस वजह से हमारी ऊर्जा का क्षरण होता है। अगला इन्होंने लिखा है, मैं बहुत आलसी और दैनिक क्रिया का प्रत्येक कार्य बहुत धीरे धीरे करता हूं। जैसे धीरे धीरे नहाता हूं, धीरे धीरे खाता हूं, धीरे धीरे चलता हूं और इस वजह से घर वाले और रिश्तेदारों से बहुत ताने मिलते हैं। अब ये मैं इसके लिए एक चीज कह सकता हूं कि आप कुंभ के हैं और दरअसल आपके देखने का नजरिया और दृष्टिकोण अलग होता है, इस वजह से आप ऐसे हो सकते हैं। पर वस्तुतः इसके पीछे का एक कारण यह भी होता है कि आपकी कुंडली में लग्न में शनि बैठे हैं, तो आपको गतिविधि से और बाकी की चीजें आपको प्रभावित करती हैं। जैसे आप जब देखेंगे तो राहु वृश्चिक राशि के बैठे हैं और लग्न के अधिपति जो है वो कुंभ राशि के अधिपति लग्न में ही बैठे हैं, और पुरुषार्थ का जो भाव है वो देखिए मंगल
13 डिग्री, 14 डिग्री और बुध, यहाँ पे तीनों के तीनों ग्रह 13, 12 और 10 डिग्री में, सूर्य 14 डिग्री से, ये तीनों के तीनों ग्रह अस्त हो जाएंगे। और नवांश कुंडली में भी अगर मैं जो देख रहा हूं वहां पर भी जो स्थिति बन रही है वहां भी मंगल की स्थिति कमजोर ही बन रही है। इस वजह से व्यक्ति के अंदर वो साहस, बल, पराक्रम, वो निर्भीकता, वो जो एक अपने आप को दिखाना होता है, जो गेस्चर जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा कमजोर, या एड्रेस करने का तरीका थोड़ा सा बहुत बेहतर नहीं होता, या फिर आप कई बार कम्युनिकेटिव नहीं होते। ये एक हो सकता है, ये ऐसी बात है, इस वजह से ऐसी चीजें दिख रही, क्योंकि वस्तुतः प्रामाणिकता से तृतीय भाव के अधिपति अस्त हो रहे हैं। जो मंगल आपको साहस, बल और एकजुट होकर के आपको अंदर से एकजुट रखता है, उसकी कमजोरी आप में देखी जा रही है इसके कारण। और दूसरे नंबर पे आपने गौर नहीं करा है, पर मैंने कई बार ये बात कार्यक्रम में कही है, ध्यान से देखिए, मेरी तरफ इधर देखिए, मुझे देखिए, कहीं नहीं देखना है। चंद्रमा और बुध दो ऐसे ग्रह होते हैं जो अगर एक साथ सामने आमने बैठ जाते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं, तो ये आपके निर्णयों को कई बार गलत करार दिलवा देते हैं और कई बार आपकी छवि को कमजोर भी करते हैं। हालांकि ये होते दोनों शुभ ग्रह हैं नैसर्गिक रूप से, पर ये बदलते भी हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि चंद्रमा पक्ष बल से अगर कमजोर हो जाते हैं तो उनका पक्ष बल नहीं मिला तो पापक हो गए, और बुध अगर पापक ग्रह के साथ बैठ गए तो पापक ग्रह हो गए। तो यहाँ दो पापक ग्रह के साथ बैठे हैं, सूर्य और मंगल के साथ, इस वजह से उन पर पापक प्रभाव ज्यादा रहा। लेकिन बैठे हैं शुभ ग्रह की राशि में, और गुरु जो है वो खुद तुला के बैठे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति क्या कहते हैं? देवगुरु बृहस्पति हर बार यही कहते हैं, हे परमात्मा, मेरी स्थिति कभी भी राहु केतु और शुक्र के साथ ना बनाना, पर दोनों ही बने हैं। तुला राशि में स्वाति नक्षत्र बनता है और तुला ही राशि के गुरु बैठे हैं, जो कि शुक्र का प्रभाव, शुक्र की राशि और तुला राशि में स्वाति नक्षत्र, तो दोनों से कहीं ना कहीं वो आंशिक रूप से थोड़े से प्रभावित हो रहे हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। हो सकता है कि आप लोगों को ये बात पहली बार बताई जा रही हो, पर यह बात सत्य है कि वो नहीं चाहते कि उनका संबंध कभी भी गुरु का राहु और शुक्र के साथ बने किसी भी तरीके से। अलग बात है वो दृष्टि जब डालते हैं तो अनुभवी बनाते हैं, मैंने इस पे कार्यक्रम अलग बना रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें उनको प्रभावित करती हैं। ये इसका कारण हो सकता है चंद्रमा का बुध को देखना। लेकिन वही एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में सूर्य ने चंद्रमा को देखा, ये यश, कीर्तिमान वगैरह देते हैं। अब आगे बढ़ता हूं। उग्र स्वभाव का हूं, छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करता हूं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इस गुस्से के कारण मैंने बहुत से लोगों को खोया है। मतलब इतनी बात तो आप लोगों को पता हो गई कि गुस्से के कारण लोग लोगों को खो देते हैं, तो मैं ही करना चाहिए। एक और जो है वो जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। कामुकता वाले विचार सिर पर हावी रहते हैं, वीर्यनाश भी बहुत हुआ है, इससे बाहर निकलने का कारण होता है। ये आज के इस कार्यक्रम का थंबनेल रखूंगा, मैं इस पर खुल के बात करना चाहता हूं। और ये क्यों होता है? शुक्र जो हैं वो 10 डिग्री के हैं जो मंगल के साथ हैं, और जिस पे गौर करिए तो आप किसी भी तरीके से किसी शुभ ग्रह का प्रभाव उन पे नहीं है। और आप जब ध्यान से देखेंगे तो वो राहु के बिल्कुल निकट हैं, और कई बार तो ये बिल्कुल ही निकट आ जाएंगे। और एक बात और कह दूं तो वस्तुतः जब जन्म कुंडली में लग्न को देखेंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र का लग्न बना है, और जब चलित कुंडली की बात करेंगे तो आपकी कुंडली में जो चलित कुंडली की स्थिति बनेगी उसके आधार पर कोई भी ग्रह बदल नहीं रहे हैं। हालांकि शुक्र जो है वो धनु के बैठे हैं और सूर्य धनु राशि के बैठे हैं। अब एक बात आपको बताता हूं, अगर ये सूर्य धनु राशि के नहीं बैठे होते तो ये जो वीर्य वाली बात थी ना वो नहीं होती। और उसके बाद आपकी कुंडली में अगर ये शुक्र मंगल के साथ नहीं बैठे होते तो ये वीर्य वाली जो बात है वो नहीं होती। उसके बाद अगर आपकी कुंडली में ये राहु यहाँ नहीं बैठे होते तो ये बात नहीं होती। और तीसरे नंबर पे ये गुरु अगर तुला में नहीं बैठे होते तो बात। पर इन सबको मैं कैटेगराइज अगर करूंगा तो सबसे ज्यादा शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव आपको कामोत्तेजक भावनाओं में लिप्त करता है, और सूर्य धनु राशि के बैठ करके व्यक्ति को वीर्यहंता बनाते हैं। ये पहली बात है। हनुमान जी ओम हरि का नाम लेना, ये तो मैंने पढ़ दिया। अब आपको मैं इनके पर्सनल जो है वो विश्लेषण पे लेके आता हूं, जहां मैं सबसे पहले आपको इनके पंचांग से आपका दर्शन करा देता हूं। आइए मैं आपको अब इनकी कुंडली में, इन्होंने एक सवाल और भी पूछा था, और वो ये पूछा था कि पंडित जी मेरे जो चेहरे का जबड़ा है, वो जो निचला जबड़ा है वो ऊपरी वाले जबड़े से थोड़ा ज्यादा आगे निकला हुआ है, जिससे मुझे एक अच्छी आकृति नहीं मिलती है, मेरे मुखड़े को एक सुंदर आकृति नहीं मिलती है। अब वो क्यों होता है?
मुखाकृति का भाव ये है और इसके अधिपति किसी भी शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है। लग्न में शनि कई बार व्यक्ति को दुबला पतला शरीर का बना देते हैं, हड्डी बना देते हैं, लंबा पतली काया का, और बहुत अच्छी सूरत नहीं देते। दूसरे नंबर पे गुरु जन्म कुंडली में स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। राहु बहुत अच्छे सुंदर मुखड़े को नहीं देते, यह भी संभव है। दूसरा प्रभाव, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह जन्म कुंडली में जब एक साथ बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी बीमारी दे देते हैं जो कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेती या जिसका कोई इलाज नहीं होता, या कई बार उसके इलाज में बहुत ही मुश्किल से मतलब एक बड़ी ही परेशानी वाली बात हो जाती है। आप इसको ऐसे सीधे शब्दों में समझ सकते हैं। ये चारों यहां बिगाड़ रहे हैं, जिसके कारण आपकी कुंडली कमजोर हुई है, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं और मंगल की दृष्टि यहां जा रही है जो अस्त है। अब एक बात और भी बताता हूं। तीसरा कारण यह हो सकता है कि जो चंद्रमा बैठे हैं वो 29 डिग्री के और पुनर्वसु नक्षत्र के अधिपति गुरु जो द्वितीय भाव के अधिपति हो, जो मुखड़ा भाव है, उसके अधिपति स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं और वो गुरु चंद्रमा को देख ले रहे हैं। चंद्रमा के पास बल तो जरूर मिलेगा क्योंकि जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं कम से कम उस नक्षत्र का अधिपति उन्हें देख रहा है, लेकिन उस चंद्रमा को अतिरिक्त कई प्रकार से बल मिलेंगे क्योंकि उनके पास 5 ग्रहों का प्रभाव है। यहां से सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र देख रहे हैं और यहां से गुरु की दृष्टि पड़ जा रही है। चंद्रमा के ऊपर 5 ग्रहों का प्रभाव अब यहां पे विक्षिप्त भी करेगा। अगर वो पापक ग्रह होता तो विक्षिप्त ज्यादा करता। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि का चंद्रमा व्यक्ति को अपने आप में मशगूल बना देता है और लग्न में शनि इस भाव को बल देने का काम करते हैं, जहां व्यक्ति आइसोलेशन में चला जाता है, आइसोलेट हो जाता है। और एक बड़ी बात बताऊं, बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। यहां चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं जिसमें जन्मा व्यक्ति हमेशा ही भगवान नारायण का स्वस्ति वाचन करता रहे या वेदोक्त जो वेद से निकले स्वस्ति वाचन है उसका जो है वो प्रत्येक दिन जप किया करे या उसको प्रत्येक दिन 5 बार, 11 बार या 21 बार पढ़ लिया करे। अगर आप नहीं आते उस क्षेत्र से कि आप इसको पढ़ सकते हैं तो उसमें से कम एक पंक्ति जो आती है जो है ओम अदितिर्द्यौर अदितिरंतरिक्षम अदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वम। बस इतना ही आप अगर प्रत्येक दिन कम से कम 10 माला जप कर लें, अगर यज्ञोपवीत आपका हुआ है तब तो और भी अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है तो कम से कम आप कोशिश करिए कि भगवान नारायण का जो 12 अक्षर मंत्र है उसका जप कर लिया। सबसे बढ़िया तो आपका नाम महामंत्र है, आप उसका जप कर सकते हैं। पर अगर यज्ञोपवीत हुआ है और आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो आप ये जप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये करना चाहिए। ये स्वस्ति वाचन में ये पंक्ति है, ये मैंने आप बात बताई। अब आपको यहाँ पे एक बात और बताता हूँ। आपका जन्म मार्गशीर्ष में हुआ है, इस वजह से आप थोड़े जिद्दी और अपने आप में मशगूल और अपने आप में मस्त रहने वाले हैं। दरअसल आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने और किसी के जाने से, आप अपने आप में बड़े ही अच्छे और शुद्ध हैं। शिष्य ऋतु में जन्म होने से आपने, इन्होंने लिखा था ना, मैं धीरे धीरे सारा काम करता हूँ। धीरे धीरे करते नहीं है आप, धीरे धीरे आपसे होता ही है। आप जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आप सफल भी ना हो, लेकिन निस्संदेह ये शिशिर ऋतु का प्रभाव होता है कि व्यक्ति के जीवन में विवाह, व्यक्ति के जीवन के धार्मिक कृत्य, व्यक्ति के जीवन के सारी जो क्रियाविधियां हैं वो सब धीरे धीरे या स्लो में होती है। मोशन स्लो है। बहुत गंभीर विचार करने की बात है, गंभीरता से। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, इस वजह से आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। इन्होंने लिखा है ये सरकारी नौकरी में। गुरुवार को जन्मे होने से आप अपने आप को एक्स्ट्रा गंभीर बना लेते हैं। नहीं बनाइए, इतने भी गंभीर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप थोड़े ऐसे बचपना कर सकते हैं और हंसी ठिठोली आवश्यक है। लोग आपको अगर कहते हैं कि आप इतने गंभीर क्यों हैं, मुझे लगता है आपको थप्पड़ लगा लेना चाहिए खुद को। नहीं, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं। अपने अंदर का बचपना कभी खोना नहीं चाहिए और उसको हमेशा ही जिंदा रखना चाहिए, चाहे आप किसी भी पद पे हों। कोई बात नहीं है, माता के सामने, बच्चों के सामने बच्चे हो जाइए, अपने से बड़ों के सामने लहजे से तो चलो ठीक है, पर हमें अपना बचपना जिंदा रखना चाहिए। वो कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी जो है वो आपको शुद्धता दे देते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र मैंने बताया, वो मंत्र। ऐन्द्र योग में जन्मे हैं, इस वजह से आपके पास थोड़ी घमंड भी हो जाती है,
घमंड वाली स्थिति, जहां ईगो प्रॉब्लम होती है। और शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण आपकी कुंडली बड़ी ही संतुलित हो रही है, जहां व्यक्ति कई बार इस बात को समझ लेता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी भी चीज को जानने के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। पर ये कई बार जब तक पूरे तरीके से इसके पास फुलफिलमेंट नहीं हो जाए कि नहीं ये व्यक्ति मुझसे बहुत अच्छा जानता है, तब तक वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता है और तब तक वो उसके पास सवाल नहीं पूछता है। आपके साथ यही समस्या है कि आप आसानी से किसी से और किसी पे भरोसा नहीं कर पाते कि सामने वाला भरोसेमंद है या नहीं है। जबकि अगर आप सामने वाले पे भरोसा नहीं करते तो समस्या आपके अंदर है, क्योंकि आप खुद कंफ्यूजन से जी रहे हैं। सामने वाला बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल ही शुद्धतम स्थिति में है। हम कई बार ये बात मान सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमें सबसे पहले खुद पे काम करने की आवश्यकता महसूस कर लेनी चाहिए, और निश्चित रूप से वो है भी। लग्न में शनि निष्ठुर, पापी, उद्दंड, प्रैक्टिकल, निष्ठुर, बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक नेचर, या फिर बहुत ही ज्यादा क्रूर, दुखी, किसी न किसी चिंता में हमेशा डूबे रहने वाला बना देते हैं। ये इनका एक बेसिक नेचर होगा जो आपको दिख रही है आपके स्वभाव में। दूसरे नंबर पे चंद्रमा भी तो कई सारे ग्रहों से प्रभावित है, तो कुछ उनमें भी तो कंफ्यूजन आए, और भी वो कंफ्यूज हो सकते थे जब उनपे पापक ग्रह का ठप्पा लग जाता है, जबकि वो नहीं है। ये आपकी कुंडली के पंचांग से मैंने आपका परिचय कराया। अब आपको मैं इनकी कुंडली में एक एक ग्रहों पे विचार विमर्श कर देता हूँ। अब ग्रहों के राजा भगवान सूर्य पे आपका ध्यान लेके आता हूँ, जो हमारी कुंडली में भगवान राम के रूप में उपस्थित होते हैं। 14 डिग्री 43 कला, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र, और वो शुक्र आपकी कुंडली में वहीं बैठे हैं। अब जरा विचार करिएगा, तो आपकी कुंडली में नवमांश कुंडली में भी शुक्र जो बैठे हैं वो 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में, शुभ ग्रह के साथ। ठीक है, मतलब नवमांश कुंडली में शुक्र अच्छे हैं। इसका मतलब है कि डिग्री के आधार पर आपकी कुंडली में जो शुक्र हैं वो 10 डिग्री के हैं, 14 डिग्री के सूर्य बैठे, 13 डिग्री के मंगल और 12 डिग्री के बुध, यानी कि मंगल, बुध और शुक्र ये तीनों ही ग्रहस्थ होंगे। मंगल, बुध और शुक्र। मंगल कौन? दशमेश। बुध कौन? अष्टमेश। और शुक्र कौन? जन्म कुंडली के चतुर्थेश। चतुर्थ भाव है ना, चतुर्थेश हो गए। दशम भाव है ना, तो दशमेश हो गए। 8वां भाव है ना, तो अष्टमेश हो गए। भाव का गिनना यहां से शुरू होता है, यानी कि 3 भाव के अधिपति आपकी कुंडली में अस्त हो गए। अब जरा विचार करिए, तो मंगल को भी 2 राशियां प्राप्त होती हैं, वृश्चिक और मेष। बुध को भी 2 राशियां प्राप्त होती हैं, मिथुन और कन्या। और शुक्र को भी 2 राशियां प्राप्त होती हैं, तुला और वृषभ। यानी कि 2 2 4 2 6 कमजोर हो गए ना। अब अस्त कैसे हो गए? तो जब ग्रह अस्त हो जाते हैं तो वो वस्तुतः अपने कारक क्षेत्र का प्रभाव देते हैं, पर वो उस भाव का प्रभाव कमजोर कर देते हैं। समझ में आ रही होंगी चीजें। कारक क्षेत्र जो उसके अंतर्गत है, जैसे मेहनत करने का, उसके बाद क्रिएटिविटी का, सजावट का, सुंदर होने का, अपने आप को एक अथॉरिटेटिव बनाने का, पद पे प्रतिष्ठित होने का, ज्ञान का और कॉपी करने का, अनुभव के बल पे आगे बढ़ने का, भौतिकी सुख सुविधाओं का, पराक्रम का, युद्धाभ्यास का, हथियार चलाने का, दिमाग को लगा करके सामने वाले को हराने का, ये सब है। इसमें कोई कमी नहीं है कहीं से। कमजोरी कहां होगी? रिसर्च के क्षेत्र में, क्योंकि यहां के अधिपति कमजोर होंगे। गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान में जब कुछ भी करने चलेंगे समझ ही नहीं आएगा शुरू कहां से करें, या कई बार उसके लिए आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा। संभव है। अंक कम मिल सकते हैं, रिकॉग्निशन कम मिल सकता है। बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं, इससे आप समझ सकते हैं। मानसिक सुख गड़बड़ होता है, नहीं मिले। माता के साथ संबंध, माता का स्वास्थ्य, और कई बार पत्नी का सुख, पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी का जो है वो सुख देर से मिले, विलंब से मिले, उसमें दिक्कत होती है। मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक चिंता हमेशा बनी रहती है, तो ये क्षेत्र कमजोर हो जाए। उसके साथ साथ भाग्य का लाभ थोड़ा सा कमजोर हो जाए, क्योंकि शुक्र यहाँ के भी तो अधिपति होते हैं। बुध यहाँ के अतिरिक्त यहाँ के अधिपति हो गए। मंगल जन्म कुंडली में कर्म क्षेत्र को कमजोर करेंगे और पराक्रम को कमजोर कर देंगे, यानी कि वो उस भाव को कमजोर। अब इसको अपने आप में ही मंथन करके देख लीजिएगा कि क्या आपके साथ ये चीजें नहीं होती हैं? बिल्कुल होती होंगी। मैं अब तो आपको जानता भी नहीं हूं। अब सूर्य पे मैं बात कर रहा था। सूर्य अवस्था में युवा हैं,
इस वजह से उनकी दशा जब भी आएगी आपको पूरा देने का प्रयास करेगी। पर वस्तुतः वो जहां बैठे हैं उस भाव के अधिपति उनके परम मित्र होते हैं और बैठे भी अच्छे हैं, मतलब निकटस्थ होकर के मित्रता का भाव रखे हैं। परंतु फिर भी जो स्थिति उनकी बन रही है, लाभ भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, उनके ऊपर किसी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। मंगल उनके परम मित्र, बुध के साथ वो अच्छे ही जाएंगे, पर अस्तमेश के साथ सप्तमेश बैठेंगे, इस वजह से दाम्पत्य देर से शुरू होगा और कई बार वहां पे थोड़ी बहुत मशक्कत बाकी होती है। शुक्र यहां बैठे हैं, अस्त कर रखा है, इस वजह से भौतिकीय संसाधनों का और सांसारिक सुखों का प्रभाव कमजोर कर देंगे। तो सूर्य ये यहां इतना सारा खेल खेलेंगे और इतने तरीके से आपको प्रभावित कर रहे हैं। अब एक बात और है, बताता हूं। बुध और शुक्र अस्त होने के बावजूद भी अपना प्रमाण और अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करते रहते हैं, वो अपना प्रभाव देते रहते हैं, अपना फल देते रहते हैं। मतलब कमजोर कौन हुआ सबसे ज्यादा? मंगल। और इन्होंने क्या बात पूछी थी? मैं धीरे धीरे वाली बात। तो यहां पे इस वजह से ये बात सिद्ध हो जाती है। आपकी कुंडली के लिए वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं, पर मैं एक बात जो कहूंगा कि उनके ऊपर चंद्रमा जैसे ग्रह की दृष्टि है। सूर्य और चंद्रमा का परस्पर एक दूसरे को देखना यशस्वीमान और सरकार से लाभ दे देता है। सूर्य की दशा में व्यक्ति को सरकार से लाभ मिल सकती है और कई बार सूर्य की दशा में व्यक्ति का दाम्पत्य भी आगे बढ़ता है, उसमें कोई कमजोरी और उसका डेली बेसिस का इनकम, उसका जो सोशल स्टेटस है वो ठीक और मजबूत होता है। ये आपकी कुंडली में ये बात बन रही है। ये सूर्य की बात है। उस सूर्य की दृष्टि आपको रिकॉग्नाइज करेगी, समाज में आपको रिकॉग्निशन मिलती है और कम से कम आपको धन की समस्या नहीं होने देते। वो सूर्य आपको हमेशा ही 100% का परिणाम देंगे और निश्चित रूप से उनकी दशा में आपको कम से कम कुछ अच्छाइयां मिल सकती है। आपके दुश्मन आपसे बाज आ जाएंगे और परेशान नहीं करेंगे। ये सूर्य की बात है। अब चंद्रमा पे आता हूं। चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हैं कहां? जन्म कुंडली में 3 नंबर, मिथुन राशि के ऊपर से ढैया 7.5 का प्रभाव खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र की बात मैंने कही, वो मंत्र वाली बात। 29 डिग्री के बैठे हैं, कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं और गुरु से प्रभावित भी हैं। 5 ग्रहों का दबाव झेल रहे हैं या प्रभाव झेल रहे हैं। निश्चित रूप से चंद्रमा के पास कई प्रकार से बल मिलेगा और यहाँ पे आपके चंद्रमा ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि का भाव दे देंगे और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने आप में मशगूल, अपने आप को मस्त रख लेता है, जिसको किसी से कभी कोई आवश्यकता महसूस ही नहीं होती, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, मतलब हमेशा वो एक जैसा बना हुआ है, जैसा कि इन्होंने लिखा भी था। तो ये चंद्रमा के कारण ही होता है। और मैं जहां तक कहूं तो पंचम भाव के चंद्रमा कभी भी खराब नहीं होते, वो बहुत अच्छे हैं, संतुलित हैं, गुरु से प्रभावित हैं। धन भाव के अधिपति से अगर देखे जाएंगे, जो कि पहले ही महाधनी योग लगा करके बैठे हैं, तो वहां भी कोई कमजोरी नहीं है। एक बात और कहता हूं, चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रभाव ऊर्जा दे, मंगल का प्रभाव भी ऊर्जा दे, बुध का प्रभाव आपको कंफ्यूजन वाले स्टेट में लेके जाता है और शुक्र का प्रभाव आपके दाम्पत्य को ठीक रखता है। ये 4 मूलभूत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं धन भाव के अधिपति, जो द्वितीय भाव धन भाव है, इसके अधिपति यहां बैठे हैं गुरु, मीन राशि के अधिपति गुरु होते हैं, वो यहां बैठे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, जो कि छठे भाव के अधिपति हैं। धन भाव के अधिपति का ऋण भाव के अधिपति के साथ संबंध में जाना कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऋण से मुक्ति का कारण बनाए। लेकिन चूंकि आपकी कुंडली में सूर्य धनु राशि में समता का संबंध रख रहे हैं कहीं ना कहीं, इस कारण से, और मंगल नीच के नहीं है परंतु अस्त जरूर हैं, शुक्र भी अस्त हैं, बुध भी अस्त हैं, गुरु जो है वो पुनर्वसु में नहीं है, गुरु जो है वो स्वाति में बैठे हैं, तुला के बैठे हैं, शुक्र अस्त हो रहे हैं और छठे भाव का अधिपति भी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं थोड़े से अकेलेपन का तो शिकार नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि वो उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है। हालांकि मैं उसे किमद्रुम नहीं कहूंगा क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होगा, लेकिन हमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए किसी को देने लेने में, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके निर्णयों को गलत सिद्ध कर सकता है। वो एफर्मेशन नहीं मिलती, वो साहस मांगने की नहीं मिलती और कई बार आप बिलबिलाते रहते हैं ये चीज, या कई बार आप क्रोध करते हैं पर वो टाइमिंग अच्छी नहीं होती, या फिर वो जैसे होता है ना कि बल्ला गेंद पे नहीं, बल्ला गेंद पे कैसे, गेंद पे बल्ले नहीं, ऐसा भी नहीं, क्या होता है गेंद जो है वो बल्ले पे टाइमिंग के साथ नहीं आती है। ऐसा कई बार ये जो होता है, वो चैनल जब आप घुमाते हैं तो रेडियो कभी कभी होता है सासाराम भी पकड़ लेता है, कभी कभी पटना भी और बनारस भी पकड़ लेता है। मेरी मम्मी कहती थी शाम में जब रामचरितमानस सुनाती थी तो अभी सासाराम पकड़ रहा है, अभी बोलती थी फिर कि नहीं अभी पटना पकड़ रहा है,
फिर बोलते थे नहीं अभी तो बनारस पकड़ रहा है। ये चीज़ होती है, तो कई बार टाइमिंग के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है, मतलब वो जो होता है ना, एड्रेस गलत हो जाता है, तो ये ट्यूनिंग जो है वो गड़बड़ हो जाती है। ये चंद्रमा के बारे में मैंने बताया। अब मंगल पे आता हूँ। ये चंद्रमा की बात थी, अब बात मंगल की करते हैं। ये चंद्रमा यहाँ बैठे थे, एक बात बताना भूल गया था मैं, चंद्रमा जो है वो 3 नंबर की राशि में बैठे हैं। राशि के अधिपति राशि को देखेंगे तो कहीं ना कहीं से खोजबीन करके आपको एक जो पहचान होती है वो मिल जाती है, क्योंकि और संतान का सुख, पत्नी का सुख मिल जाता है, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हालांकि अस्त है तो थोड़े कमजोर जरूर होंगे। अब मंगल की अगर बात करता हूं तो आपकी कुंडली में मंगल जो है वो धनु के बैठे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, अस्त भी हैं, मित्रता का तो भाव रख रहे हैं, अवस्था में भी 13 डिग्री के हैं, तो युवा ही होंगे। सूर्य भी युवा, चंद्रमा भी युवा, चंद्रमा नहीं मंगल युवा हैं, बुध भी ठीक है, युवा अवस्था के हैं, और गुरु भी ठीक है, शुक्र भी आपकी कुंडली में अवस्थागत ठीक है, 50% का कम से कम परिणाम तो देंगे। युवा जो ग्रह होते हैं वो 100% का परिणाम करते हैं, ये बात मैंने बता रखी है। तो सूर्य 100% का परिणाम करेंगे। मंगल भी आपकी कुंडली में अवस्थागत ठीक है, और आपकी कुंडली में वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति शुक्र भी उनके साथ ही बैठे हैं, लेकिन कंफ्यूजन में है। इस वजह से आपकी कुंडली के लिए कि मंगल अच्छे नहीं होते, अशुभ भाव के अधिपति होते हैं। तृतीय भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनती है और दशम भाव में उनकी गौण राशि बनती है। दशम भाव के अधिपति का एकादशवें में बैठ करके द्वितीय भाव को देखना, कर्म क्षेत्र से व्यक्ति धन कमाता रहता है, जब तक रहता है उसको सरकार का सपोर्ट भी मिलता रहता है। और मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पे चंद्रमा पे पड़ने से कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास काम करने का दम रहता है, उसके पास हमेशा ही काम बने रहते हैं। उसकी 8वीं दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में नीच पे पड़ेगी, इस वजह से देने से बचिएगा भगवान। तीसरे नंबर पे अगर बात कहूं तो मंगल जो है वो आपकी कुंडली में अस्त है, इस कारण से कई बार वो जो साहस होता है ना अंदर से काम करने का, वो थोड़ा कमजोर होता है, या व्यक्ति लेजी हो जाता है, शिकारी हो जाता है, शिकार हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे 6ठे भाव के अधिपति होकर के देखिए 5म भाव में आ रहे हैं, और तीसरे भाव के अधिपति मंगल जो है वो नीच के हैं, अस्त हो रहे हैं, नीच के नहीं अस्त हैं। इस कारण से कमजोरी हो रही है, क्योंकि जिस राशि में वो बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जिस राशि में मंगल, बुध और शुक्र और सूर्य बैठे हैं उस राशि का अधिपति आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं होता है। ये कुंभ लग्न की कुंडली के लिए सबसे अच्छे गुरु शुक्र होते हैं, दूसरे नंबर पे बुध होते हैं। शुक्र और बुध और शनि का प्रभाव यहाँ पे ज्यादा होता है, जहां तीसरे नंबर पे शनि आते हैं, पहले नंबर पे शुक्र आते हैं और दूसरे नंबर पे बुध आते हैं फल देने के मामले में। अवस्था के हिसाब से सूर्य, अवस्था के हिसाब से मंगल, अवस्था के हिसाब से बुध और अवस्था के हिसाब से गुरु, ये सब आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देने वाले हैं। मतलब वो आपको देंगे, लेंगे नहीं, ग्रह देते हैं लेते नहीं। तीसरे नंबर पे अगर बात, तो मैंने ये मंगल की बात करी, जहां पे मंगल की दशा में व्यक्ति की उग्रता व्यग्रता बढ़ जाएगी और कई बार वो थोड़े से लालचपन के प्रभाव में भी आ जाएगा। मंगल की 4थी दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी और वो कई बार व्यक्ति को उग्र बना सकते हैं और थोड़े से धन के मामले में चिंताएं पैदा कर सकते हैं। हालांकि नेगेटिवली नहीं, ये पॉजिटिव ही होगा, व्यक्ति अच्छे विचारों से प्रभावित होकर के धन कमाने के पीछे भागेगा। चंद्रमा और मंगल का संबंध बहुत अच्छा रहे, इस वजह से मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली के आधार पर जब कभी भी कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत रुकावट आती है तो वो चंद्रमा और मंगल वाले संबंध में आ सकती है, क्योंकि षष्ठेश यानी कि 6ठे भाव के अधिपति 5म भाव में बैठेंगे तो कई बार एजुकेशन में बाधाएं आती हैं और कई बार उसको वो बल या उसको जो अंक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये मंगल की बात थी। अब बात बुध की करूंगा। आपकी कुंडली में बुध जो हैं वो जैसे जहां बैठे हैं वो अस्त हैं, इस वजह से मैंने उनका एक नेगेटिव एस्पेक्ट बताया है। बुध जो है वो यहाँ पे जहां बैठे हैं वहां के अधिपति देखिए इससे निकटस्थ बैठे हैं, अच्छे रहेंगे, डिग्री के हिसाब से भी वो ठीक बैठे हैं। नवांश कुंडली में भी वो बुध जो है वो ठीक बैठ रहे हैं, वहां पे उनको अच्छा भाव नहीं मिला हुआ है। लेकिन एक बात जो मैं कहता हूं कि आपकी कुंडली में वो मूल के हैं और शुक्र भी मूल के हैं, इस वजह से कंफ्यूजन वाली बात होती है, आप कई बार जजमेंटल ज़्यादा हो जाते हैं और बुध का प्रभाव आपको कई बार कंफ्यूज भी करने वाला हो जाता है। सबसे पहले आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले थोड़ा विचार करना चाहिए और किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले थोड़ा मंथन आवश्यक है। ये बुध आपको कई बार ये जो क्षेत्र है इसको प्रभावित करते हैं, वाणी के प्रभावों को कमजोर करते हैं, कई बार व्यक्ति के मुंह में सलाइवा बनने की स्थिति ज्यादा हो जाती है।
या कई बार चबाने में दिक्कत होती है, या कई बार स्वाद को चखने में भी दिक्कत होती है। चंद्रमा और बुध कई बार आपकी वाणी के प्रभावों को कमजोर और निर्णय लेने की क्षमता को परेशान कर सकते हैं। ये बुध के कारण होता है। वस्तुतः डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी यहां से देखी जाती है, और हालांकि वहां पे 3 ग्रह अस्त हैं, इस वजह से एकादशवां भाव जरूर ही थोड़ा सा कमजोर होगा, तो आपको जो मिलनी चाहिए वो थोड़ा कम ही मिलेगी, ऐसा भी मैं देख रहा हूं। अब बात गुरु की करता हूं। आपकी कुंडली में वो जिस अवस्था में है 15 डिग्री के हैं, स्वाति नक्षत्र में, तुला के, जिसके अधिपति परिवर्तन के साथ है, मतलब गुरु की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में गुरु, इनका आदान प्रदान कई बार आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से जीवन को जीने वाला, मतलब गुरु की दशा में मिल जाता है। उसके बाद आपकी कुंडली में ये 100% पूरे ही अच्छे परिणाम के साथ देंगे, और मैं समझता हूं कि ये आपको देंगे ही, लेंगे नहीं। लाभ भाव के अधिपति का भाग्य में जाना, भाग्य के अधिपति का लाभ में जाना, ये परिवर्तन योग महान राजयोग की भांति परिणाम करने वाला होगा। लेकिन यह स्थिति और भी तब अच्छी हो जाती जब जन्म कुंडली में गुरु और भी अच्छे भाव के अधिपति होते। हालांकि उन्होंने अपनी प्लेसमेंट बहुत अच्छी बना रखी है, क्योंकि धन भाव के अधिपति होकर के कम से कम उनको भाग्य भाव मिला हुआ है, तो पर वो अकेले हैं, इस कारण से कई बार वो 100% नहीं दे पाते। इस कारण से व्यक्ति के जीवन का होप, जो क्रिएटिविटी है, जो सही और गलत की परख की स्थिति होती है, जो आपका भाव है, जो सद्भाव है, जो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान और अलग छवि बनाने लेने की है, जो आपको समाज से जो एक आदर मिलता है वो, या समाज आपको जो देता है वो चीज, या समाज से आप जो प्राप्त करते हैं अपने बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपने अनुभवों के सिद्धांत के बल पे, वो चीज कम होती है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो गंभीरता है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। कई बार निगेटिव गंभीरता ज्यादा हो जाती है, मतलब आप खुद से ज्यादा गंभीर बन जाते हैं, समाज आपको कई बार नहीं मानता, या फिर लोग नहीं मानते कि आप गंभीर हो। पर जब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा, कई बार अपने आप को स्थापित करने के लिए अलग तरीके से गंभीरता दिखाना चाहते हैं, इस तरीके का भाव कई बार आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। इससे बाज आने की आवश्यकता है। तो गुरु वहां पे देंगे, पर थोड़े कमजोर, पक्की बात है। उनकी दृष्टि लग्न पे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, पर हाँ ये एक बात है कि आपको सरकारी क्षेत्र का लाभ जरूर दे देंगे। सरकारी नौकरी इसी के कारण मिली है क्योंकि गुरु यहाँ पे देख रहे थे। अगर ये नहीं होती तो आप अपना खुद का कारोबार भी यहाँ कर सकते थे। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतः अच्छी होगी, क्योंकि वस्तुतः जो है वो जहाँ देख रहे हैं वो उनके मित्र की राशि है और बहुत अच्छे बैठे भी हैं। तो कम्युनिकेशन आपका ठीक है, आप अपने तरीके से कभी भी गलती नहीं करते। मित्रता करना चाहते हैं, अलग बात है कि सामने वाला आपसे वो डिटैच हो जाता है, या खुद कई बार आप भी प्रयास नहीं करते, बहुत कम प्रयासों में ही पीछे लौट आते हैं, ऐसा होता है। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए सामान्य है, और मैं समझता हूं कि इससे से ही आपको कम से कम आपके अंदर भक्ति भाव का जो उद्देश्य है वो झलकता है, और उसमें आपको पारंगतता मिलती है। मन के पास धर्म है, मन के पास अध्यात्म है, मन के पास प्रभुता का, संप्रभुता का, मन के पास जो है वो अध्यात्म का, मन के पास प्रसिद्धि पाने का एक भाव झलकता है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको गुरु की दशा में वो चीजें मिल भी जाती हैं। धन का लाभ होता है और श्रेष्ठता यहाँ पे उसकी सिद्ध हो जाती है। अगर वो तुला के नहीं बैठे होते तो और भी ज्यादा अच्छे हो सकते थे, अगर वो अकेले नहीं बैठे होते तो भी और भी ज्यादा अच्छे हो सकते थे। अब बात शुक्र की करता हूं। आपकी कुंडली के लिए शुक्र और शनि दोनों ही अच्छे होते हैं, बुध भी अच्छे होते हैं, 3 ग्रह अच्छे हो गए। थोड़े कमजोर बने गुरु, सूर्य और चंद्रमा, मंगल भी, मतलब 4 ग्रह, सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु। पर अच्छे कौन कौन बने? शनि, बुध और शुक्र। अब जब हम शुक्र की बात करेंगे तो आपकी कुंडली के लिए वो शुभदायी होते हैं, और वस्तुतः वो चतुर्थ और नवम के अधिपति, 2 अधिपति, एक ऐसा ग्रह जो जन्म कुंडली में 2 भावों का आधिपत्य स्वीकारता है, और वो दोनों ही बड़े अच्छे भाव हैं, मतलब केंद्र जहां चौथा और नवा भाव जहां पे 7 नंबर लिखा है। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के लाभ भाव में बैठ गए। अब यहाँ पे एक बात जो गौर करने वाली है कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति का नवम में, एकादश में जाना महाभाग्यशाली योग, और लाभ भाग्य भाव के अधिपति का लाभ में जाना ये महाधनी योग, इसका फल आपको मिलेगा। पर अगर वो अस्त नहीं होते तो ये दोनों ही प्रभाव क्षेत्र आपके और मजबूत हो जाते, मतलब डिग्रेडेशन यहाँ पे उनका हो रहा है, जिसके कारण जो एक मेंटल पीस है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और संपूर्ण सुख जो होता है वो थोड़ा प्रभावित है। केतु है, इस वजह से दवाइयां चलती रहती हैं, कोई ना कोई कमजोरी होती रहती है, और कोई ना कोई गड़बड़ी होती रहती है आपके साथ हमेशा। इसको आप बदल नहीं सकते, कोई ज्योतिषी बदल नहीं सकता। वो परिणाम देंगे 50% का अपनी दशाओं में। अब बात शनि की करते हैं। शनि आपकी कुंडली के लिए लग्नेश होने के साथ साथ 12वें के अधिपति हैं। दोषी होंगे जरूर क्योंकि 12वां भाव है, पर बहुत कम दोषी होंगे क्योंकि वो 12वें भाव में गौण राशि बनी है, और वो खुद बैठे हैं लग्न में,
3 डिग्री के हैं, अवस्थागत वो जन्म कुंडली में 3 डिग्री के हैं तो बाल अवस्था में, क्योंकि कुंभ राशि 11 नंबर की राशि होती है, और वो शश महापुरुष योग का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि वो प्रभावतया तो कमजोर ही है। नवांश कुंडली में वो उच्च के हो जा रहे हैं, इस वजह से अब यहाँ पे जो प्रभाव कमजोर हो रहा था लग्न कुंडली में, वो अब और भी ज्यादा बेहतर होगा, जो आपके व्यय को और आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को अंत में जाकर के देने वाला हो जाता है। या कई बार व्यक्ति दूसरों के लिए सामाजिक क्षेत्र में शनि की दशा में कई बार उत्थान अर्जित कर लेता है। यहाँ पे शनि आपको न्यायप्रिय, न्यायवादी, न्याय से युक्त होकर के निर्णय सुनाने वाला और कई बार निगेटिव अप्रोच भी धारण करने वाला। जो आरंभ में व्यक्ति आपके बारे में एक गलत राय और निंदित राय रखता है, बाद में चलकर के वो आपके स्पष्टतया आपके प्रभावों को समझता है और फिर आपको वो आदर देना शुरू करता है। ये शनि करवाएंगे। ग्रह सिर्फ पैसे नहीं देते, ग्रह कुछ नहीं बहुत कुछ करवा देते हैं। आपके पास आपके लोगों का प्रभाव रहेगा, आपके समाज में आपकी छवि पे आप काम करेंगे तो आपको उसमें लाभ मिले। लोगों के जो सामान्यतः नीच वर्ग के लोग हैं, जो कलुषित हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, इन लोगों का लाभ आपको मिल जाए। आप स्वयं को दुखी करके कई बार अपने आप को ही चिंतित और परेशान कर देते हैं। खुद पे काम करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। लग्न पे गुरु का प्रभाव आपको गंभीर तो स्वयं बना देता है, बनने की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है, ना तो एक्स्ट्रा अपीयरेंस की आवश्यकता है। आपके पास जो है नेचुरल रहिए, बिल्कुल ही नेचुरल रहेंगे तो बिल्कुल ही ठीक होगी चीजें। आप नेचुरल नहीं है और वस्तुतः आपको खुद पे काम करने की आवश्यकता भी नहीं है। खुद पे काम करना है पर बेहतर बनाने के लिए, दूसरों के सामने खुद को गंभीर बनाने के लिए नहीं। ये आपकी कुंडली में गुरु थे और शुक्र थे, शनि थे। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए जो बैठे हैं उसके आधार पर राहु अनुराधा के बैठे हैं, जिसके अधिपति स्वग्रही हैं, केंद्र में बैठे हैं। तो राहु दशम स्थान में खराब तो नहीं होते, पर नीच राशि के बैठे हैं, आधा अच्छा और आधा बुरा। मतलब करियर जो है वो एक टाइम पे आने के बाद ही एक्टिव होता है, आरंभ में वो थोड़ा कमजोरी से गति में होता है। केतु यहाँ पे आपकी कुंडली में जिस अवस्था में बैठे हैं 8 डिग्री के हैं, ऐसी अवस्था में वो भी न तो बहुत ज्यादा अच्छे न तो बहुत ज्यादा बुरे हैं। ये आपकी कुंडली में विभिन्न ग्रहों की स्थितियां हैं, बाकी की चीजें मैं कल बताऊंगा। पर उसके पहले आपकी कुंडली में कुछ धन योग की चर्चा कर लेता हूं। लग्नेश का लग्न में बैठना ये अच्छी बात होगी। लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और पाप ग्रह का बैठना भी अच्छा होता है क्योंकि ये शुभ भाव है, यहाँ पे कोई भी आकर के अच्छा परिणाम दे जाता है। धन के अधिपति का लाभ भाग्य में जाना ये धन योग, तृतीय भाव के अधिपति का लाभ में जाना ये धन योग, चतुर्थ भाव के अधिपति का लाभ में जाना महाभाग्यशाली महाधन योग, पंचम भाव के अधिपति का लाभ में जाना महाभाग्यशाली महाधन योग, छठे भाव के अधिपति का पंचम में आना ये कमजोर और वैवाहिक सुख और अनिरंतरता की स्थिति, थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से रुग्ण रखता है। सप्तम भाव के अधिपति का लाभ में जाना दाम्पत्य का सुख अच्छा और कई बार बेहतर होता है, लेकिन अष्टम इसके साथ बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ ये चीज शुरू होती है। अष्टम भाव के अधिपति का एकादशवें में जाना दारिद्र दोष लगाएगा, बुध की दशा में थोड़ी बहुत सावधानी आवश्यक होगी। नवम भाव के अधिपति का तृतीय में अपने भाव से तृतीयस्थ जाना कुछ कमजोर कुछ ठीक, पर अस्त है, इस वजह से थोड़ी कमजोरी ज्यादा हो जाएगी। ये बात भी ठीक है, हालांकि शुक्र अपना परिणाम देते रहते हैं तो मैं समझता हूं कि वो ठीक ठाक है, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। दशम भाव के अधिपति का लाभ में जाना पिता से पिता को लाभ मिलता है, और मैं समझता हूं कि आपको वो देंगे ही, आपसे लेंगे तो कुछ भी नहीं। एकादशवें भाव के अधिपति का लाभ में जाना महान परिवर्तन योग लगा देना ये भाग्यशाली और महान धर्मात्मा योग भी बन जाता है। 12वें के अधिपति का लग्न में आना यह ठीक नहीं होता, इस वजह से कई बार व्यक्ति थोड़ा अच्छा दिखने वाला नहीं होता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, पर इससे पहले नक्षत्रों पर चर्चा जरूरी है। सूर्य आपकी कुंडली में आलसी बना रहे हैं जिस नक्षत्र में बैठे हैं। दूसरे नंबर पे चंद्रमा, मैंने वो बात कही जबड़े वाली बात या रोग वाली बात, ऐसा। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं आपको कामी क्रोधी और वीर्यहंता बना रहे हैं। बुध कंफ्यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को भ्रम में रखने वाला बना रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में एक्सट्रीम बना देते हैं, किसी भी चीज में आप बीच के नहीं हैं, बहुत ज्यादा है, उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। शुक्र आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं इसके आधार पर भ्रमित करते हैं और मिलने में देर करवाते हैं। शनि आपकी कुंडली में ठीक है, पर वो और भी अच्छे हो सकते थे, मतलब थोड़े मंद करवा रहे हैं वो, ऐसा कह सकता हूं। राहु और केतु आपकी कुंडली में, इनकी दशाएं आपके लिए परेशानी के लिए जानी जा सकती है, इस वजह से इनकी दशा में
अंतर में हो, प्रत्यंतर में हो, सावधान रहने की आवश्यकता ज़्यादा होगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बाकी की चीज़ें कल बताऊंगा। कैसा लगा विश्लेषण जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे मैं हूँ NAKULPARASHARA और ज्योतिषी लक्ष्य से मेरा चैनल, जहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, वहीं पे सारा चीज़ दिया हुआ है। वहाँ से मेरे कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं। JYOTISHHILAKSHYA इस नाम से मैं प्ले स्टोर पे भी मिल जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।